मेरी देवरानी रोज अपने थोड़े से बाल काटकर एक आदमी को देकर आती थी। वो ये काम सबसे छुप कर करती थी। आखिर मेरी देवरानी का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, यही जानने के लिए एक दिन मैं उसके पीछे गई। उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी राहुल से 2 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरा एक देवर और राहुल ही थे। मेरे ससुर का देहांत राहुल के बचपन में ही हो गया था। तभी से राहुल और मेरे देवर सचिन का पालन पोषण मेरी सास ने ही किया था। राहुल अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। उसने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। अब राहुल ने पूरी जिम्मेवारी उठा ली थी। अच्छा ही था, क्योंकि अब मेरी सास की जिम्मेवारी भी कुछ कम हो जाए, इसलिए राहुल की कामयाबी बहुत जरूरी थी। दरअसल मेरी और राहुल की लव मैरिज हुई थी। कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से जान पहचान बन गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों परिवार की सोच अच्छी होने की वजह से हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आई। सब लोग हमारे रिश्ते से खुश थे। खैर, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। ऐसे ही हंसी खुशी हमारे दिन निकल रहे थे। मैंने अपने ससुराल में सारी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा ली थी। छोटे देवर को भी अपने भाई समान रखती और सास का भी सेवा में खूब ख्याल रखती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे देवर का कॉलेज पूरा हो चुका था। उन्हें नौकरी की तैयारी में लगा दिया, क्योंकि सभी चाहते थे कि वो भी राहुल की तरह एक अच्छी नौकरी कर ले और अपनी जिम्मेवारी को समझे। सचिन भी मेहनती था और उसने पढ़ाई लिखाई में रुचि भी थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें टीबी का रोग बता दिया और डॉक्टर ने कहा कि जब तक उनका इलाज चलता रहेगा तब तक यह स्वस्थ रहेंगे और इस बीमारी में कुछ पता नहीं चलता कि इंसान कब खत्म हो जाए, इसलिए अब तो इनकी सेवा ही करनी पड़ेगी। हम लोग तो जैसे घबरा से गए, क्योंकि आज से पहले माँ को कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई थी और अचानक से इतनी बड़ी बीमारी हम लोगों को जैसे पूरी तरह टूट चुकी थी। अब राहुल को भी संभालना मुझे ही था और सचिन को भी मैंने जैसे तैसे सब लोगों को संभाला और ठाटस बंधाया कि मन जी को कुछ नहीं होगा। हम लोग उनकी खूब सेवा करेंगे और ख्याल रखेंगे और उनकी दवाई में कोई कमी नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उन्हें कभी कुछ होगा ही नहीं। सब लोग खुद को बस दुखी करके बैठे थे। अब माँ ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि हम लोगों को अब सचिन की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका कॉलेज पूरा हो चुका है और वह आगे की पढ़ाई करता रहेगा। इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मुझे कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए और मैं अपने छोटे बेटे की शादी को कभी ना देख पाऊँ और बिना चली जाऊँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सचिन की शादी तो देख कर ही जाऊंगी। यही ख्याल मेरे मन में भी आया कि अगर माँ जी की यही इच्छा है तो हमें पूरी करनी चाहिए। खैर, मैंने माँ जी को हाँ बोल दी और अपने कमरे में आ गई। अब मैं अपने मन में सोचने लगी कि सचिन तो पढ़ाई लिखाई में इतना अव्वल है और वह पढ़ लिख कर नौकरी भी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी कर देंगे तो वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर माँ जी की इच्छा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए शाम को जब राहुल ड्यूटी से आ गए तो मैंने उन्हें यह बात की। राहुल ने एक बार के लिए तो मना कर दिया, फिर उसे पढ़ाई करने दो, शादी तो होती रहेगी। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर माँ की इच्छा है तो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने सचिन से बात की और उसे बड़े ही प्यार से समझाया। आखिर में सचिन मान ही गया। अब सचिन के रिश्ते की बात आ गई तो उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग गए। सभी रिश्तेदारों में हमने सचिन के रिश्ते की बात फैला दी। सभी रिश्तेदारों ने अलग अलग ढंग से रिश्ते बताए। कोई हमें पसंद नहीं आता तो किसी को हमारा घर पसंद नहीं आता। इसी कशमकश में एक लड़की का रिश्ता हमें पसंद आया। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह संस्कारी घर से थी और काफी संस्कार भरी भी थी। अब मैं खुद लड़की देखने गई। उसके साथ बातें करने के बाद मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह संस्कारों से पूरी तरह भरी हुई है। उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। मुझे उससे बात करके और उसे देखकर बिल्कुल विश्वास हो गया था कि सचिन के लिए यही सही है। फिर हम लोगों ने सचिन का रिश्ता तय कर दिया और कुछ दिनों बाद सचिन की शादी भी तय कर दी। अब तो घर में शहनाई बजने का टाइम आ चुका था। सब लोग धूमधाम से खुशियां मना रहे थे। माँ जी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनका जो सपना था वह पूरा होने जा रहा था। लेकिन मुझे सचिन की शादी की खुशी के साथ साथ एक दुख भी था कि बेचारा शादी के बाद पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं। खैर, अब सचिन की बड़े ही धूमधाम से शादी की गई और अभी शादी को हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे। अब राहुल ने कहा कि सचिन, तू अपनी पढ़ाई लिखाई में फिर से घुस जा, क्योंकि अब शादी को हुए काफी समय भी निकल गया है। अब सचिन को पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था और बात आ गई अब मेरी देवरानी सीमा पर कि उसे भी सचिन के साथ
भेजा जाए। हम लोगों ने यही प्लान बनाया कि सीमा को भी साथ में भेज दिया जाए ताकि सचिन की मदद हो जाएगी और वह अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगा। लेकिन सचिन ने साथ में ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं सीमा अगर मेरे पास होगी तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसके साथ बातें करने में ज़्यादा रहूँगा। इसलिए बस कुछ ही दिनों की बात है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद जब मेरी नौकरी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तभी हम लोगों ने जब सीमा से बात की तो वह मान गई और कहने लगी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सचिन अच्छे से पढ़ाई करे, इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। इसलिए वह हम लोगों के साथ भी रहने में राजी हो गई। अब हम लोग सीमा का खूब ख्याल रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि उसका शौहर यहाँ पर नहीं है तो बेचारी अकेला तो महसूस करती ही होगी। इसलिए हम सीमा का खूब ख्याल रखते, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे और मैं हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह सीमा का ख्याल रखती, उसके साथ बातें करती और पूरा दिन उसको कभी बोर नहीं होने देती। और मेरी सास भी उसे मेरी तरह ही अपनी बेटी मानती थी। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि सीमा न जाने मुझसे क्या छुपा रही है, क्योंकि वह अक्सर शाम के समय में तो अपने थोड़े से बाल काटती और फिर छुपते छुपाते घर से बाहर जाती। घर में थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक आदमी से मिलती थी और उसे वह अपने बाल दे देती और उसके साथ कुछ देर बात करने के बाद वापस घर में आ जाती। उसे इस चीज़ का पता नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है। उसके बिल्कुल भी शक ना हुआ कि मुझे इस बारे में पता चल गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा यह सब क्या कर रही है। आखिर अपने बाल काटकर उस आदमी को क्यों दे के आती है। और उस आदमी का भी चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि वह अपना चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढक कर आता था। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सचिन सीमा की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप कर गया था और सीमा यह किन कामों में पड़ चुकी थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन करता था कि मैं सीमा से सीधे जाकर पूछ लूं, लेकिन फिर वही मेरे कदम रुक जाते, क्योंकि मैं सोच लेती थी कि अगर यूं सरेआम जाकर पूछ लिया तो वह इनकार कर देगी और अपनी यह बात स्वीकार नहीं करेंगी और फिर आगे से सचेत भी हो जाएगी। इसलिए मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए और सबके सामने ही सच्चाई लेकर आनी चाहिए। लेकिन मैं सीमा पर यूं शक कर रही थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर एक रोज मैं बैठी थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि सीमा का वह बॉयफ्रेंड हो और उसके घर वालों ने सचिन के साथ शादी कर दी हो, जिसकी वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड को अब मिलने जाती हो। लेकिन यह सब कुछ तो एक साइड था और अपने बाल काटकर उस आदमी को दे के आना यह अलग। आखिर उसका बॉयफ्रेंड था तो अपने बाल काटकर उसे क्यों दे रही थी, इसका उसके साथ क्या कनेक्शन था। न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं सारे सवालों के जवाब सीमा से जाकर ले लूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था। तभी एक दिन मैंने सोचा कि मैं सीमा का पीछा करके ही सारी बातों का पता लगाऊंगी कि आखिर उसके साथ होता क्या है। तभी एक रोज सीमा उस आदमी से मिलने के लिए गई तो मैं उसका पीछा करने लगी। तभी शायद सीमा को शक हो गया कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वह बीच रास्ते ही वापस मुड़ गई, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। आज मेरा जो प्लान था उसे पकड़ने का वह बेकार ही चला गया। तभी मेरे मन में आया कि मुझे इस बारे में राहुल से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब यह बात सामने आएगी तो राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि वह कहेगा कि तुम्हें एक बार मुझे तो बताना चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं राहुल से बात करूंगी। तभी शाम को राहुल के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही राहुल घर आए मैं उनसे साथ बात करने लगी। तभी राहुल ने बोल दिया, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे देर रात तक काम करना है। यह मीटिंग मुझे किसी भी हाल में अच्छे से करनी है। तभी मैंने राहुल को इस बारे में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को परेशान करूं, क्योंकि कल उनकी मीटिंग थी और वह अपनी मीटिंग को लेकर इतनी सारी तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच में उन्हें इस तरह की टेंशन दे देती तो पता नहीं उनका दिमाग कैसा हो जाता और वह अपनी मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए मैंने राहुल को कुछ नहीं बताया और अपनी सास को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी और यह सब अगर उन्हें बता देती तो वह फिर से बीमार हो जाती। इसलिए मैं उन्हें तो जरा भी नहीं बता सकती थी। अब बचा सिर्फ सचिन, और सचिन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन सचिन की सीमा पत्नी थी और अगर सचिन को इस तरह से बात पता चले तो वह खुद को बिल्कुल टूटा टूटा महसूस करेगा, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगेगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी शौहर नहीं है जो यह सब बर्दाश्त कर ले कि उसकी पत्नी छुपकर किसी गैर मर्द से मिलती है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सचिन की पढ़ाई में भी किसी प्रकार की दिक्कत आए, इसलिए मुझे सब कुछ सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ कर ही सामने लाना था। इसलिए मैंने सोचा कि यह सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ेगा।
अब मैं हर रोज सीमा का पीछा करती और दूर से देखती थी, क्योंकि उसके पास नहीं जा पाती थी। अभी जब भी उस जगह से बाहर निकलती, इतने में कोई ना कोई आ जाता है या फिर वह वापस घर की तरफ आ जाती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरह पता करूं कि सीमा का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है, और यूं बाल काट कर उस इंसान को देना, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रोज मेरे दिमाग में आया कि कहीं सीमा किसी अंधविश्वास के चक्कर में तो नहीं फंसी हुई है। अक्सर यही होता है कि यूं लड़कियां अपने बाल काटना या किसी तांत्रिक के पास जाकर ऐसा करती है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीमा के फोन को चेक करूं, ताकि उसके फोन से कुछ पता चल जाए। तभी एक रोज जब सीमा नहा रही थी तो मैंने उसका फोन लिया और उसमें सब कुछ चेक किया, लेकिन उसमें सचिन के अलावा किसी भी इंसान से बात की हुई नहीं थी। सीमा बस अपने परिवार और सचिन के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी, ना ही किसी और आदमी का नंबर था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर सीमा का उस आदमी के साथ चक्कर होता तो इस फोन में कुछ ना कुछ तो जरूर होता। ज्यादा नहीं तो उसके साथ बात करते हुए चैट होती या उसका नंबर तो जरूर होता, लेकिन फोन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था कि सीमा उस इंसान के साथ गलत इरादे से नहीं मिलती है, लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया था कि वह अपने बाल काटकर उस इंसान के हाथ में क्यों थमा देती है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है। बस पूरा दिन मेरे दिमाग में यही बातें घूमती थी। मैं चाहकर भी खुद को दूसरे कामों में व्यस्त नहीं रख पाती थी, क्योंकि पूरा दिन मेरे दिमाग में यही सब बातें घूमती और मैं परेशान रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा का यह राज किस तरह पता लगाया जाए। मुझे सीमा की बहुत फिक्र रहने लगी। तभी एक रोज मैंने सोचा कि मुझे सीमा से बात कर लेनी चाहिए। तभी मैं उसके कमरे में गई और उसके साथ थोड़ी बहुत ऐसे ही घुमा फिरा के बात पूछने लगी, लेकिन सीमा ने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। वह तो बस मेरे हर सवाल को जैसे इग्नोर कर रही थी। मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी और हर बार मेरी बात को बदल रही थी। तभी मुझे लगा कि मुझे सीमा से अब कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह इस समय मुझे कोई भी जवाब नहीं देगी और उल्टा उसे पता ही चल जाएगा कि मुझे सब पता है और वह और चौकन्नी हो जाएगी। इसलिए मैंने बात को बदल दिया और किसी और बात में लग गई। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा था वह निकलना बड़ा ही मुश्किल था। आखिर मैं यह बात किससे शेयर करती ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। कोई भी नहीं था जिसे मैं यह बात शेयर कर पाती, लेकिन मुझे सचिन और सीमा की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे डर था कि सीमा कहीं गलत रास्ते पर ना चली जाए, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए, क्योंकि सचिन वहाँ पर दिन रात पढ़ाई करते हुए मेहनत कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से सचिन और सीमा का रिश्ता खराब हो। लेकिन जब से मुझे यह बात पता चली कि सीमा उस इंसान के साथ उस तरीके से नहीं मिलती है, तब से मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि सीमा जरूर कोई ना कोई बात हम लोगों से छुपा रही है। हो ना हो उस आदमी के साथ सीमा का गहरा रिश्ता है, वरना यूं ही अपने बाल काट कर किसी के हाथ में थमा देना किसी के बस की बात नहीं। अब तो मेरे लिए यह सच्चाई जानना बड़ी ही जरूरी हो गई थी। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं इस राज को पहचानूं। तभी एक दिन मैंने सोचा कि जिस जगह सीमा उस आदमी से मिलने जाती है, मैं वहाँ पर पहले से ही कैमरा सेट कर दूंगी और उसके बाद उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। उनकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर सीमा अपनी बात से पीछे हटेंगी तो वह कैमरा मेरे लिए सबूत बन जाएगा। इसलिए मैंने अपने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन सीमा के वहाँ जाने से पहले ही एक पेड़ के ऊपर कैमरा फिट कर दिया और सीमा का वहाँ आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद सीमा वहाँ आ गई और कुछ देर वो इंतजार करती रही। उसके बाद अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए वह आदमी भी वहीं पर आ गया। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी दूर थी, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने सोचा कि यही मौका है, मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती हूँ। तभी मैं सीमा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए। तभी मैंने सीमा से कहा कि आखिर चल क्या रहा है, अगर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो मैं सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। तभी सीमा ने कहा कि दीदी आप घर पर चलिए, मैं घर पर जाकर आपको सब कुछ बताऊंगी। तभी मैंने सीमा पर विश्वास कर लिया और उसके साथ घर पर आ गई। घर के आने के बाद सीमा ने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। सीमा ने कहा कि दरअसल वह मेरा मुंह वाला भाई है। मेरा कोई भाई ना होने की वजह से मेरे माता पिता ने उसे गोद लिया था, लेकिन कुछ दिनों से वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। उसके बाद से वह एक कंपनी में काम करने लग गया। उस कंपनी के लोगों ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे कि अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारा नहाते हुए का वीडियो वायरल कर देंगे। अब वह ठहरा लड़का बेचारा, अगर उसका यह वीडियो वायरल हो जाता तो उसका पूरी दुनिया में मजाक बन जाता। सब लोग उस पर हंसते, इसलिए वो डर गया और उन लोगों की बात मानने लगा।
उन लोगों ने कहा कि हमारा वहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा, लड़कियों के साथ गलत काम करना पड़ेगा। हम तुम्हें कुछ लड़कियों के पास भेजेंगे और उन लड़कियों के साथ तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा और आते समय तुम्हें उनके बाल हमारे हाथ में लेके थमाने होंगे ताकि हमें विश्वास हो जाए कि तुम लड़कियों के साथ गलत काम करके आए हो। इस वजह से वह उन्हें रोज नई नई लड़की के पास भेजता, लेकिन मेरा भाई इतना नेक दिल था कि ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसने मुझे ये सब बताया तो मैंने उसकी मदद करनी शुरू की। दरअसल वह उस लड़कियों के पास जाता तो था, लेकिन उनके साथ वैसे ही थोड़ी देर बिताता, उसके साथ कुछ भी गलत काम नहीं करता था और मेरे पास आ जाता था। मैं उसे अपने सर के बाल निकाल के दे देती थी ताकि उस कंपनी के लोगों को लगे कि वह लड़कियों के साथ गलत काम करके आया है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी लड़की को किसी भी तरह की दिक्कत हो, इसलिए मैं अपने ही बालों का बलिदान देकर उन लड़कियों की इज्जत बचाती रही। इसी वजह से मैं उसे बाल देती थी और जिससे वह उन लोगों के सामने यह सबूत पेश कर दे। और हम लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोगों के हाथ में कोई सबूत लगे और उन कंपनी वालों को पकड़ा जाए। इस तरह उनके गंदे काम में मेरा भाई फंस चुका था, इसलिए हम दोनों मिलकर ऐसे कर रहे थे। अब सीमा की बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने न जाने उसके ऊपर क्या क्या सोच लिया। वह तो बेचारी मदद ही कर रही थी। तभी मैंने सीमा को गले से लगा लिया और उसे ठाठस बनाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम घबराओ मत। फिर हम दोनों पुलिस के पास गए और उन्हें सारी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों को पकड़ लिया और सीमा के मुंह बोले भाई को आज़ाद करवा दिया। उसके बाद मेरे चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई और मन में थोड़ा अफसोस भी था कि मैंने इतनी अच्छी लड़की के ऊपर न जाने क्या क्या वहम किया था। खैर अभी सब कुछ सही हो गया था। मुझे पिछली बातें नहीं दोहरानी चाहिए, यही सोचकर मैं अपने काम में लग गई। धन्यवाद।